सबसे आश्चर्य की बात है कि अगर 80s में हम लोग जाएं, 1980 के आसपास, हमारी जीडीपी और चाइना की जीडीपी दोनों बराबर हुआ करती थी। इवन पर कैपिटा इनकम भी हमारा और चाइना का लगभग सेम था। इनफैक्ट हमारी पर कैपिटा इनकम बेहतर हुआ करती थी चाइना से। मगर पिछले 40 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि चाइना कहां से कहां चला गया और हम यहां के यहीं रह गए, हम पिछड़े रह गए। नमस्कार, आज फिर आपके सामने सैटरडे के वीकली फंडा में आया हूं और आज की टॉपिक, जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन जीडीपी। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करने और कोशिश करेंगे समझने की कि जीडीपी होता क्या है और जीडीपी कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जीडीपी का पैमाना क्या है और साथ ही साथ इंडियन जीडीपी करंट किस पोजीशन पे है और आने वाले दिनों में कैसा दिख रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि दुनिया की बाकी इकोनॉमी के साथ जीडीपी का क्या कोरिलेशन है, कहां हम स्टैंड करते हैं और जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इंडिया में वो किस तरह से हैं, किस तरह से स्टेट कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी बहुत सारे फिगर्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे गौर से देखेंगे। और जीडीपी को कहा जाता है बार बार कि देश की इकोनॉमी का, देश के डेवलपमेंट का आईना होता है। तो किस तरह से आईना भी है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जीडीपी जो है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी देश में जितने भी आदान प्रदान होते हैं बिजनेसेस के, वो सारे का क्यूमुलेटिव फिगर को हम जीडीपी बोलते हैं। जितने भी आदान प्रदान का मतलब हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट्स की सेलिंग हो या कोई भी सर्विसेज जिसमें भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम किसी से कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं और उसमें एक पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम कहते हैं कि पर वो कैपिटा कितना क्रिएट हो रहा है, कितना बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं। और ये सारे बिजनेसेस को जब हम कंबाइंड करते हैं तो एक्चुअल जीडीपी निकलता है। और जीडीपी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो बात करते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है पूरी की पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग ऑलवेज डॉलर टर्म्स में ही बात करते हैं। ऑफकोर्स जब भी चाहें हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर क्योंकि दुनिया में डॉलर्स ही एक एक्सेप्टेबल करेंसी है तो उसी के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं। तो करंटली इंडिया की जीडीपी अगर देखें तो 2.57 ट्रिलियन डॉलर है। पिछले साल कोरोना के कारण निश्चित रूप से हमारी जीडीपी में एक फॉल आया है। कितना फॉल आया? तो पिछले साल हम लोग तकरीबन 2.87 पे पहुंच चुके थे। इनफैक्ट हम लोग ऑलमोस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके थे, मगर कोरोना के फॉल के कारण हमारी जीडीपी 2.87 से गिर के 2.57 पे पहुंच गई है। अगर हम देखें हमसे आगे कौन कौन जीडीपी है, तो सबसे बड़ी जो जीडीपी आगे है वो है यूएसए की। यूएसए 21 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 पे है। सेकंड पे है चाइना जिसकी जीडीपी ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरी है जापान जो कि 5 ट्रिलियन डॉलर पे है और चौथी है जर्मनी जो कि 3.75 ट्रिलियन डॉलर पे। इंडिया, फ्रांस एंड यूके ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। ये सारे के सारे 2.6 के आसपास हैं करेंटली। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस साल की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर रही, कोरोना का कसर थोड़ा कम रहा, तो हम लोग फिर से जो सपना था कि पिछले ही साल हम लोग पहुंच जाते 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गए होते, तो शायद हम लोग इस साल उसको टच कर सकते हैं और फिर से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। आने वाले दिनों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के एस्पिरेशन जो है देश की, जो समझ में आती है कि हम जल्दी ही 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी होंगे और 2030 तक उम्मीद की जा रही है कि हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के एंगल से भी और एक एक देशवासियों के एंगल से भी कंट्रीब्यूट और करने की जरूरत है। अब जीडीपी का जैसे मैंने कहा कि जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी सर्विसेज, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी एग्रीकल्चर, सभी का कुल जोड़ है जीडीपी। तो इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स आज के डेट में देखेंगे तो सर्विसेज इंडस्ट्रीज के हैं। सर्विसेज में हम लोग गौर करें तो रफली 54% कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी का। वेयरएज जहां तक सवाल है एग्रीकल्चर, जो हमारा कहा जाता है ऑलवेज कि हमारी देश जो है वो
किसानों का देश है, मगर उनकी कंट्रीब्यूशन, कुल कंट्रीब्यूशन आज 20% के आसपास है। वेरएज इंडस्ट्रीज जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीजें आती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रफली 26% के आसपास है। यानी सबसे बड़ी सेक्टर जो हमारे देश की है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो जीडीपी का है, वो है सर्विसेज इंडस्ट्रीज, जो काफी बड़ी हो चुकी है हमारी देश की, और वो लगातार ग्रो भी कर रही है। मगर अगर जीडीपी को और आगे जाना है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज को और एग्रीकल्चर को, दोनों को बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम लोग देखें स्टेट के हिसाब से, तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि भारत के 3 राज्य, जो टॉप 3 राज्य की कंट्रीब्यूशन है, वो मोर देन 30% है हमारे जीडीपी में। कौन है वो 3 राज्य? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ये तीनों राज्य मिलके तकरीबन 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और वहीं जो बॉटम तकरीबन 17 राज्य हैं, 17 स्टेट्स, बॉटम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कंबाइंड, उनका कंट्रीब्यूशन लेस देन 10% है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अधिकतर जो राज्य हैं उनकी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। 17 राज्य, 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मिलके लेस देन 10%, और बाकी के राज्य इन बिटवीन है। तो सारे के सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जब कंट्रीब्यूट करेगी तो ही जीडीपी का सही आंकड़ा और बड़ा आंकड़ा हमें मिल पाएगा। इस जीडीपी में अगर देखेंगे तो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन भी बड़ा डिफरेंट है। जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो आज के डेट में 64-65% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में है, वेयरएज अर्बन इंडिया में पॉपुलेशन 35-36, 35-36% के आसपास है। मगर जब हम जीडीपी की बात करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो 70-75% कंट्रीब्यूशन आता है अर्बन इंडिया से, जो सिटीज हैं वहां से आती है, और रूरल एरिया से अभी भी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम है। यानी कि हमारी फोकस आने वाले दिनों में निश्चित रूप से रूरल इंडिया पे होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो है हमारे एनआरआईज, जिनका रिमिटेंस, जिनके माध्यम से जो पैसे हमारे देश में आते हैं, वो भी जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ऑलमोस्ट 3% के आसपास रिमिटेंस हमारे पास, हमारे जीडीपी का 3% रिमिटेंस आता है नॉन इंडियन रेसिडेंट से। उनका कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं कि बहुत आदरपूर्ण है, और हम लोग उनको धन्यवाद भी देते हैं। इसके अलावा 2-3 फैक्टर जो और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो है कि जीडीपी के हिसाब से तो हम देखें तो वर्ल्ड के 5वें या 6ठे रैंक पे आज के डेट में है, मगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो हम बहुत पीछे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, यूएसए जैसे एग्जाम्पल लीजिए, उनका पर कैपिटा इनकम है $63,000, यानी पर पर्सन साल में $63,000 कमाते हैं। वेयर इंडिया का पर कैपिटा इनकम रफली $2,000 के आसपास है। जो नियरेस्ट, जो टॉप 7 कंट्रीज की मैं बात की थी, उसमें जो नियरेस्ट हमारा है वो चाइना है। चाइना का भी पर कैपिटा इनकम रफली 11,000 के आसपास है, और हम उनके 1/5 भी नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि अगर 80s में हम लोग जाएं, 1980 के आसपास, हमारी जीडीपी और चाइना की जीडीपी दोनों बराबर हुआ करती थी। इवन पर कैपिटा इनकम भी हमारा और चाइना का लगभग सेम था। इनफैक्ट हमारी पर कैपिटा इनकम बेहतर हुआ करती थी चाइना से। मगर पिछले 40 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि चाइना कहां से कहां चला गया और हम यहां के यहीं रह गए, हम पिछड़े रह गए। हम शायद बहुत सारी चीजों में पीछे छूट गए, खास के मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम बहुत पीछे छूट गए। एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था, जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए था, शायद उसमें भी हम पीछे छूट गए। हम धन्यवाद देते हैं सर्विस सेक्टर्स को, जो हमारे देश की तरक्की को बहुत हद तक बनाए रखा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और प्राइवेट जगत के जितने भी इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस पे ध्यान भी देंगे, और आने वाले दिनों में किस तरह से इंडस्ट्रीज को और बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को खास के किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर फोकस करेंगे। तो हम निश्चित रूप से फिर से चाइना से कंपीट भी कर सकते हैं, और शायद आने वाले दिनों में चाइना से बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जब आपने सुना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जीडीपी कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो देश की तरक्की की मानी जाती है वो जीडीपी ही आधार है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जीडीपी उन सारे डेटा को कैप्चर करता है जहां ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन का कितने % लोगों के हाथ में काम है,
एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जीडीपी भी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि जीडीपी ही क्या सचमुच किसी देश की तरक्की का एकमात्र आईना होना चाहिए। यह डिबेटेबल इशू है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, मगर यह हकीकत है कि आज के डेट में वर्ल्ड ऑर्डर इसी तरह पे चल रही है कि जीडीपी को ही तरक्की का आईना मानती है। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज इससे बिल्कुल डिफर करती है, वहां हैप्पीनेस इंडेक्स, ओवरऑल लाइफ इंडेक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मगर अधिकतर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो सेट नॉर्म्स हैं वो यही है कि जीडीपी कितना आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से माना जाता है कि देश की कितनी तरक्की हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं आज जितनी बातें हमने जीडीपी के बारे में की है उससे एक आइडिया आपको जीडीपी को लेकर मिला होगा और जीडीपी के बारे में एक जानकारी मिली होगी, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी डायरेक्टली हम लोग इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो निश्चित रूप से जीडीपी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें, क्योंकि जीडीपी ग्रो होगा तभी हमारे इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होंगे। तो इसलिए जीडीपी पे कड़ी नजर रखना जरूरी है, उससे समझना जरूरी है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आपके साथ मिलकर जीडीपी पे डिस्कस करूं। सो वंस अगेन सैटरडे फंडा सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके मन में कोई प्रश्न हो सैटरडे वीकली फंडा से रिलेटेड या इन जनरल इन्वेस्टमेंट मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो काइंडली आइए हमारे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको इसकी सही जानकारी रिसर्च करके लाके दे सकूं। आपके मन में और भी कोई संदेह, कोई प्रश्न हो तो भी आइए, काइंडली बताइए, ताकि जो हमारी कोशिश है कि एक अवेयरनेस सिंपल भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में आप लोगों के सामने रख सकूं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप गिविंग योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।